हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो पूरी तरीके से गांधीयन एरा पर रहेगा। गांधी युग के बारे में आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो प्रारंभिक आधुनिक इतिहास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो गांधी जी के इर्द गिर्द ही हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे मायनूट सी चीजें जो अक्सर आपको किताबों में नहीं मिलती हैं या फिर बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, उन पर भी हमारा आज का पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है ये कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से प्राप्त होती है। तो एक लेखक हैं हेनरी डेविड। इनका एक निबंध है, हेनरी डेविड का एक निबंध है जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, तो गांधी जी की जो सत्याग्रह की प्रेरणा का जो स्रोत है वो यही निबंध है। ठीक है, तो किसके निबंध से गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिलती है? तो हेनरी डेविड के निबंध से। हेनरी डेविड का निबंध सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी को सत्याग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इससे उनको प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको पता चल गई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का फर्स्ट प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? अफ्रीका में। कहाँ किया था? अफ्रीका में। और किस लिए किया था? तो आपको पता होगा कि जो अफ्रीका में जो भारतीय मजदूर थे, जो बाहर के मजदूर थे, तो उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था एक ऐसा कानून पारित करके। तो उसी कानून के विरोध में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो एग्जाम में अगर पूछे कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, तो आपको पता होगा अफ्रीका में। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब आइए कुछ नेक्स्ट चीजों पे देखते हैं। एक और चीज, एक नाम आपने सुना होगा, मेरिट्सबर्ग कांड। ठीक है, नहीं सुना तो आज जान जाएंगे। पढ़ा आप सभी ने है, लेकिन शायद आपको इसका नाम ना पता हो। तो मेरिट्सबर्ग कांड क्या है? तो आपको याद होगा, आपने जब भी कहानी पढ़ी होगी गांधी जी के बारे में, तो आपने ये जरूर जाना होगा कि गांधी जी जब अफ्रीका जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी को स्पेन से उतार दिया गया था। तो आपको पता है कि गांधी जी को कहाँ उतारा गया था? तो गांधी जी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे उतार दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेरिट्सबर्ग कांड। तो मेरिट्सबर्ग कांड क्या है? डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन से गांधी जी को नीचे उतार दिया गया था। ठीक है, ये चीज पता चल गई आपको। अब कुछ और चीज देख लेते हैं। तो देखिए 1894। अच्छा, इससे पहले भारत में क्या हो रहा था ये भी जान लीजिए। तो आपको पता होगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। नरमपंथी विचारधारा प्रभावी थी उस समय। ठीक है, उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उसी के साथ ही भारत में कांग्रेस में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका परिणाम हमें 1907 में कांग्रेस के विभाजन से दिखाई देता है। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां पर गर्मपंथी और नरमपंथी दलों के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको बैकग्राउंड में पता होगी। लेकिन इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी स्वदेश लौट आते हैं और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस।
अच्छा, ये चीज आपको पता चल गई बैकग्राउंड में। अब देखिए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। देखिए 1894 में क्या होता है, 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। फिर 1904 में आइए, 1904 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं डरबन में, जिसका नाम क्या होता है, फिनिक्स। क्या होता है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी डरबन में करते हैं। कहाँ करते हैं, डरबन में। ठीक है, 1904 में। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है ईयर वाइज। ठीक है, तो ईयर याद रखिएगा। 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। उसके बाद आइए 1906 में, तो 1906 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की जाती है, 1906 में। तो तीन चीजें आपको पता चल गई। 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस, ये सीरीज भी याद रखिएगा, कभी कभी सीरीज लगाने को भी पूछता है। ठीक है, और कभी कभी मैथ्स कॉलम में भी पूछेगा, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। फिर 1904 में फिनिक्स डरबन में गांधी जी आश्रम खोलते हैं। उसके बाद 1906 में, ठीक 2 साल बाद, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस टॉलस्टॉय फॉर्म को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है गांधी आश्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है, गांधी आश्रम। ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। तो देखिए 1913 में गांधी जी द्वारा एक गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया जाता है। ठीक है, 1913 में गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया जाता है गांधी जी द्वारा। मैं सही से लिख देता हूँ, गिरमिटिया। ठीक है, गिरमिटिया प्रथा का विरोध गांधी जी द्वारा किया जाता है, और उसमें उनकी मदद उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी करती हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज और जान लीजिए, एक बार पीसीएस में पूछा गया है गिरमिटिया प्रथा क्या है, या फिर गिरमिटिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी भारतीय मजदूर अंग्रेजों द्वारा शासित किसी भी देश में मजदूरी के लिए ले जाए जाते थे, या फिर वहां पे मजदूरी करते थे, तो उनको वहां पर गिरमिटिया कहा जाता था। गांधी जी ने खुद को भी गिरमिटिया माना है। तो गिरमिटिया के बारे में आपको पता चल गया कि गिरमिटिया क्या है। गिरमिटिया प्रथा का विरोध 1913 में गांधी जी द्वारा किया जाता है, और इसमें उनका साथ देती हैं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। 1915 में गांधी जी वापस स्वदेश लौट आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि गांधी जी इससे पहले एक बार और इंडिया में आते हैं, और 1905 के बनारस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया गया था, तो 1905 बनारस अधिवेशन। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा अधिवेशन, तो वो हो गया बनारस अधिवेशन। ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। 1917, 1915 में आ चुके हैं। 1917 में चंपारण में विद्रोह होता है। किस लिए होता है, नील की खेती को लेकर, और गांधी जी इसका नेतृत्व करने पहुंच जाते हैं। तो 1917 में चंपारण विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अच्छा, ये जो चंपारण जो विद्रोह है वो किस लिए है, तो 1917 में तिनकठिया पद्धति के खिलाफ वहां के किसानों ने विद्रोह किया था। ठीक है, उसी विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। अब यहाँ पे आपका एक टास्क बनता है कि वो आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है,
इस चीज को आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो 1917 में चंपारण विद्रोह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया था और यहीं पर पहली बार गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। गांधी जी द्वारा सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी द्वारा सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था भारत में, ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, कभी कभी एग्जाम में चंपारण विद्रोह में गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सहयोगी कौन थे, सहयोगी कौन कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले मजहर उल हक, ठीक है। दूसरे राजेंद्र प्रसाद, कौन, राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद नरहरि पारिक, ठीक है, नरहरि पारिक हो गए, मजहर उल हक हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ब्रज किशोर, कौन, ब्रज किशोर, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो जेबी कृपलानी, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद महादेव देसाई, ठीक है। ये सारे नाम आप याद रख लीजिएगा कि उनके सहयोगी कौन कौन थे। तो मजहर उल हक, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई, ठीक है। और इसका क्या रिजल्ट रहा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका ये रिजल्ट रहा कि बागान मालिकों के द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस कर दिया गया। कितना, 25%। इस बात को, इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका चंपारण आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट जो दूसरा आंदोलन होता है वो क्या है, तो वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। हड़ताल, एक मिनट, हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल दूसरा गांधी जी का आंदोलन है भारत में। 1917 में चंपारण आंदोलन, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। किस लिए होता है, रीजन क्या है इसका, प्लेग बोनस की मांग को लेकर ये हड़ताल की जाती है, जहां पे 50% डिमांड की जाती है किसानों द्वारा प्लेग बोनस की, ठीक है। लेकिन मालिक क्या है, मालिक सिर्फ 20% ही देना चाहते हैं, मालिक 20% देना चाहते हैं, याद रखिएगा फैक्ट को, मालिक 20% देना चाहते हैं और किसानों की मांग कितनी है, वो है 50% की। यहाँ पर गांधी जी द्वारा सबसे पहला भूख हड़ताल किया जाता है, भूख हड़ताल। तो गांधी जी द्वारा सबसे पहला भूख हड़ताल कहाँ किया जाता है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी द्वारा सबसे पहले भूख हड़ताल किया जाता है 1918 में। अच्छा, यहाँ पे भी सहयोगी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल हड़ताल में उनके दो सहयोगी थे। पहला अंबालाल साराभाई, दूसरे थे अंबालाल साराभाई, इनकी बहन थी अनुसुईया बहन, याद रखिएगा ये नाम बहुत पूछा जाता है। तो अनुसुईया बहन इस भूख हड़ताल में गांधी जी की सहयोगी थी। तो दो आंदोलन आपको बता दिए भारत में, 1917 तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध चंपारण आंदोलन, जहां पर बागान मालिकों द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस कराया गया, ठीक है। दूसरा है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो 1918 में प्लेग बोनस की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई थी, जहां पर मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि मालिक सिर्फ 20% देने को तैयार थे, ठीक है।
और इस समय गांधी जी ने सबसे पहला भूख हड़ताल यहाँ पर किया था और उनका सहयोग दिया था अम्बाला अंसारा भाई की बहन अनुसुईया बेग ने। और रिजल्ट क्या आया था? तो ओवरऑल 35% बोनस देने पर राजी हो गए थे मिल मालिक, और किसान भी इतने पर राजी हो गए थे, यानी समझौता हो गया और 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट आइए क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका खेड़ा आंदोलन। तीसरा है आपका खेड़ा आंदोलन। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था है? ये भी 1918, ठीक है। खेड़ा आंदोलन, इसका रीजन क्या था? तो सूखा पड़ने के कारण फसलों के उत्पादन में कमी हो गई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, किसानों को लगान देने में दिक्कत हो रही थी, जबकि जो मालिक वर्ग इस लगान की दर को कम नहीं करना चाहते थे। इसी को लेकर खेड़ा आंदोलन किया गया था 1918 में, और इसका नेतृत्व किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, और गांधी जी ने कहा था कि जो भी किसान सक्षम है वो ही सिर्फ लगान दें, ठीक है, और बाकी किसानों को कर न देने के लिए इसमें कहा गया था, ठीक है। तो इसमें वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे इंदुलाल याग्निक, याद रखिएगा, पूछता है। तो इंदुलाल याग्निक उनका साथ दे रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। इसका परिणाम क्या हो गया? तो खेड़ा विद्रोह का, जो खेड़ा आंदोलन का जो परिणाम है वो ये निकला कि अंग्रेज व किसानों के बीच एक समझौता हो गया और चालू वर्ष में करों में छूट दी गई और आगे के वर्षों में करों में धीरे धीरे कटौती की गई, ठीक है। ये सारी चीजें इससे निकलकर आई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये काल जो है आपका 1912-13 से लेके 1919 तक का। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि विश्व युद्ध का काल चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, वर्साय की संधि हो गई, उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लागू किया गया। उस एक्ट का क्या नाम था? उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है। 1919 रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये मार्च 1919 में पास किया गया और इस कानून को गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। बिना वकील, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है, बिना वकील, बिना दलील, और बिना अपील का कानून, बिना अपील का कानून, ठीक है। ठीक, इसी के इसमें क्या क्या प्रावधान थे ये भी शॉर्ट में बता देता हूं मैं इसी के साथ ही, ताकि बाद में जब आप इसे पढ़ें रॉलेट एक्ट को तो आपको इजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो कानून था वो किस लिए आया था, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कानून था, क्रांतिकारी जो घटनाएं उस समय हो रही थे, तो उन क्रांतिकारी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को लाया गया था। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे कि इसमें एक विशेष न्यायालय की स्थापना करी गई थी, और इस न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्यों को भी मान्य किया गया जो विधि सम्मत नहीं थे, मतलब जो विधि के अनुसार भी नहीं थे, उन साक्ष्यों को भी ये न्यायालय मान सकता था, ठीक है। इसके साथ ही एक और इसमें सहूलियत दी गई कि बिना वारंट के पुलिस को तलाशी लेने का अधिकार था। साथ ही साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखिएगा, विशेष अदालत की स्थापना, उसके बाद बिना वारंट गिरफ्तारी, ठीक है। और तीसरा है
बंदी प्रत्यक्षीकरण निषेध। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बिल्कुल गौर करिएगा। बहुत ही जो भी मैं चीजें यहाँ बोलूंगा टू द पॉइंट, टू द फैक्ट बोलूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कहानी नहीं होगी। कहानी के लिए आपके पास किताबें हैं, आप किताबों को पढ़िए। ये 1 शॉट रिवीजन चलेगा और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो पिन पॉइंट चीजें हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं या जो पूछी गई है, उन्हीं चीजों पे हमारा पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो इधर उधर की कोई बात इसमें नहीं होगी। जो मैं बोलूंगा उसको गौर से सुनिएगा और उसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान थे। अच्छा, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की जाती है। 6 अप्रैल, देखिए मार्च में रॉलेट एक्ट आया था और 6 अप्रैल 1919 को क्या किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा, ठीक है, की जाती है। ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन होगा, इस बारे में बात की जाती है। अच्छा, इसी एक्ट के विरोध में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हम जलियांवाला बाग कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसकी डेट याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। तो 13 अप्रैल, ये सारी चीजें याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड होता है और इसमें क्या होता है कि इसका मेन रीजन क्या होता है, तो होता यह है कि सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को समर्थन में विशाल रैली निकालने की एक प्रस्ताव लाया जाता है और वहाँ उस दिन, जो बैसाखी का दिन था, उस दिन एक रैली निकाली जाती है। जलियांवाला बाग में सब एकत्रित होते हैं। वहीं पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं, जिसमें हजारों लोग जख्मी हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी जाती है। नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसके साथ एक और व्यक्ति विशेष का महत्वपूर्ण योगदान है, सर शंकरन नायर पूछ लेता है। ठीक है, सबको रविंद्रनाथ टैगोर तो पता है, लेकिन शंकरन नायर के बारे में नहीं पता है मोस्टली लोगों को, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो सर शंकरन नायर द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया जाता है शंकरन नायर द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए होता क्या है। अब देखिए होता ये है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, चारों तरफ से जब अंग्रेजों की किरकिरी होती है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं आपके मॉन्टेग्यू, वो एक हंटर आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव देते हैं। हंटर आयोग की स्थापना करते हैं। ठीक है, हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहले हैं, आप ये नाम याद रखिएगा, 3 भारतीय, 3 लिख देता हूं मैं, 3 भारतीय। ठीक है, उसमें पहला जो महत्वपूर्ण नाम है वो चिमन लाल शीतलवाड़, याद रखिएगा, चिमन लाल शीतलवाड़। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं आपके साहबजादा सुल्तान अहमद,
ज्यादा सुल्तान अहमद। और जो तीसरे हैं आपके, वो हैं आपके जगत नारायण। कौन है आपके? जगत नारायण। 3 नामों को याद रखिएगा। हंटर समिति में 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिसमें चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे हैं आपके जगत नारायण। और इससे पहले ही सरकार एक इंडेमनिटी बिल लाती है। ठीक है, इंडेमनिटी बिल का काम क्या था कि इसमें ये कहा जाता है, जैसे हर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो इंडेमनिटी बिल में ये कहा गया कि सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से जनरल डायर का व्यक्तिगत मसला था। ये चीज इसमें बताई जाती है। ठीक है। और इस हंटर समिति का एक और नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या है नाम? इस बात को याद रखिएगा, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमीशन का नाम होता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक आयोग बनाया था और उसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। इस बात को याद रखिएगा कि आईएनसी द्वारा भी एक आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इसमें सदस्य कौन थे? तो इसमें थे आपके मोतीलाल नेहरू, उसके बाद गांधी जी, फिर हैं एक तैयब जी। ठीक है, तैयब जी के साथ यूआर दास। ठीक है, यूआर दास। फिर हैं पुपुल जयकर। ठीक है, इन सबको याद कर रखिएगा। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय होते हैं। साथ ही सदस्यों की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, तैयब जी, यूआर दास और पिपुल जयकर इसके सदस्य होते हैं। और इन सब मिलकर जनरल डायर की निंदा करते हैं उस कमेटी रिपोर्ट में। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता चल गई। इतनी ही महत्वपूर्ण इसमें चीज थी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो देखिए 1919 में बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में हो रही थी। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका भारत पर भी इम्पैक्ट दिखाई देता है, वो है तुर्की संकट। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफत होने के कारण अंग्रेजों ने युद्ध के बाद तुर्की के जो खलीफा थे उनको पदस्थ कर दिया था, यानी पद से हटा दिया था। ठीक है, तो उसका विरोध हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है और इसी के चलते एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, और इस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया जाता है और गांधी जी द्वारा इसको एक अवसर के रूप में देखा जाता है जहां पर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाया जा सकता है। ठीक है, और इस खिलाफत कमेटी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात को याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भारत में मॉन्टेग्यू सुधार लाया गया। उसके बाद फिर धुरी जो भी आपके जो आप विश्व युद्ध के बाद एक अपमानजनक संधि वर्साई की संधि की जाती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑटोमन साम्राज्य जो होता है तुर्की में, उसके खिलाफ अंग्रेज का अपना एक्शन लेते हैं और वहां के खलीफा को हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ठीक है, खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ठीक है,
और इसमें जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनका नाम याद रखिएगा। खिलाफत कमेटी में कौन कौन से लोग थे, तो हसरत मोहानी, उसके बाद अब्दुल कलाम, हकीम अजमल याद रखिएगा, और फिर महात्मा गांधी। ये उस कमेटी के सदस्य होते हैं, हसरत मोहानी, अब्दुल कलाम, हकीम अजमल और महात्मा गांधी। अब देखिए इसमें महात्मा गांधी की भूमिका क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। तो इस बात को याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है और 24 नवंबर 1919 को 24 नवंबर 1919 को इस खिलाफत कमेटी द्वारा खिलाफत आंदोलन की जो बागडोर है वो गांधी जी को सौंप दी जाती है, यानी गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है इस खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, फिर क्या होता है, अब देखिए गांधी जी इसके अध्यक्ष बन गए, तो गांधी जी ने इसे एक हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा और इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। इसी के फलस्वरूप हम देखेंगे कि 11 नवंबर 1919 को इसका नाम बदल दिया जाता है और यह नाम बदल के हो जाता है सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया जाता है 13 नवंबर 1919 को। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि 13 जनवरी 1920 को क्या होता है, डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलता है। ठीक है, एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलता है। ठीक है, ये सारी घटनाक्रम, इन सारी चीजों को आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगस्त में 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। इसी को आगे ले जाकर हम देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 याद रखिएगा, ये 1 अगस्त 1920 को आगे चलकर जब ये तुर्की के खलीफा का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वहाँ पे एक तरीका जमहूरियत स्थापित हो जाती है, जनता का शासन स्थापित हो जाता है, जनतंत्र स्थापित हो जाता है। तो अब इसी को एक्सटेंड किया जाता है गांधी जी द्वारा और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ सारी चीजें पता चल गई। अब देखिए, तो देखिए 1920 में इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस द्वारा। वो होता है आपका नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं CR दास। याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अब आपको पता चल गई। और देखिए कि होता क्या है कि इसका विरोध कई लोग करते हैं, असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जो मुख्य नाम है वो 3 है, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल। ये 3 नामों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, एनी बेसेंट,
जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं और कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी, कहीं कहीं पे आपको 4 फरवरी और कहीं पे आपको 4 और 5 फरवरी दोनों मिलता है। ठीक है, तो 5 फरवरी जो भी आपको एग्जाम में दिया हो, 4-5 दिया हो, 4 दिया हो या 5 दिया हो, आप ये टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चौरा चौरी कांड। कौन से नाम से जानते हैं? चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी जी इस असहयोग को वापस ले लेते हैं। और इस वापसी की घोषणा कहाँ होती है, इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो बारदोली अधिवेशन होता है। ठीक है, 1922 में, जहां पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या क्या नई चीजें उभर कर आती हैं, इस बात को याद रखिए। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो कांग्रेस में बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं और इस नाराजगी के फलस्वरूप हमें एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है, जिसमें हम देखेंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और जो स्थापना करते हैं उनके नाम याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो इसके महामंत्री होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ तक पता हो गई। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी में मतभेद होता है। कि देखिए, मतभेद किस चीज को लेकर होता है वो जान लीजिए। कि स्वराज पार्टी कहती है कि हम परिषद में प्रवेश करेंगे और असहयोग को अपनाकर अपना विरोध करेंगे, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का गतिरोध हमें सदन में देखने को मिले। तो 1924 में क्या होता है, ये याद रखिएगा। 1924 में क्या होता है, गांधी दास पैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी दास पैक्ट। ठीक है, चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल के आती हैं वो जान लीजिए। पहले ये कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरा, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। पहला, असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरा, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में अब काम करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें घटित होती है, तो आप देखेंगे 1927 महत्वपूर्ण है, आप सबको याद होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो 1927 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, ये साइमन कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन होता है। अब इन 7 सदस्यों के नाम आपको याद करने हैं। आप जब पढ़िएगा तो इसके नाम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी जब मैं सेपरेटली कुछ टॉपिक्स को जब लाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिर भी आप किताबों से स्वतः ही इसे जरूर पढ़ें और इसको याद कर लें। ठीक है, तो साइमन, क्योंकि ये मैं गांधी युग बता रहा हूं, तो गांधी युग में जो जो घटनाएं हुई हैं गांधी जी के समय में, उसका मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक का, हर हेडिंग का बहुत ज्यादा उसके अंदर मटेरियल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है वो इसी पे फोकस करते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। इसे भारतीय संवैधानिक आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संवैधानिक आयोग।
तो इसे भारतीय संवैधानिक आयोग भी कहा जाता है और इसमें कोई भी भारतीय नहीं होता है। इसी बात का विरोध भारत में होता है और इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? श्वेत कमीशन। तो इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस इसका विरोध करती है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज और देखिए, इस साइमन कमीशन का जो सहयोग करती है, सहयोग, वो कौन कौन लोग उसका सहयोग करते हैं? पहला, जस्टिस पार्टी। नाम याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया? तो जस्टिस पार्टी ने किया, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने किया। ठीक है, और इसके बाद एक पावर पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, साइमन कमीशन का सहयोग किन लोगों ने किया? तो जस्टिस पार्टी ने किया, यूनियनिस्ट पार्टी ने किया और B.R. अम्बेडकर ने किया। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो क्लॉजेस थे वो मैं बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, महत्वपूर्ण चीजें ही बताऊंगा, बाकी आप इसको पढ़िएगा। पहला, द्वैध शासन को समाप्त करना है, प्रांतों को स्वायत्तता देनी है। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त करना है और प्रांतों को स्वायत्तता देनी है। दूसरा, गवर्नर जनरल और गवर्नर की अधिकारिता को बढ़ाना है। गवर्नर जनरल और गवर्नर की अधिकारिता को बढ़ाना है। फिर मताधिकार में विस्तार किया गया इसके जरिए और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की गई। फिर उसके बाद आता है भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न देने की बात साइमन कमीशन में कही गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व या उत्तरदायित्व न दिया जाए, इसमें कहा गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ ही इंडिया को वर्मा से, ठीक है, वर्मा से अलग कर दिया गया। इंडिया को वर्मा से अलग कर दिया गया इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है, इसी के विरोध के फलस्वरूप एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में यह रिपोर्ट आती है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा 1928 लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, जिसका विरोध, अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या क्या है वो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद मैं इसके विरोध के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। दूसरा, गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। इसके साथ ही कोई भी सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा। चौथा, नागरिकों की परिभाषा इसमें दी गई, साथ ही साथ 19 मूल अधिकार भी दिए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, ये चीजें हो गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी है, वयस्क मताधिकार दिया जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, प्रांतों का गठन। याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात किस रिपोर्ट में कही गई है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप याद कर रखिएगा और इस बात को दिमाग में रखिएगा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है। किसमें कहा गया है? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट है मोतीलाल नेहरू और सप्रू के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है,
तो मेन चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात नहीं की गई, इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की बात की गई, वयस्क मताधिकार देने की बात की, और महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 मूल अधिकारों की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। अच्छा, इसका विरोध किया गया। विरोध में क्या कहा गया कि पूर्ण स्वराज की बात इसमें नहीं की गई है, पूर्ण स्वराज की बात इसमें नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप पंडित नेहरू और बोस कांग्रेस छोड़ते हैं और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। कौन कौन? पंडित नेहरू प्लस यह है आपके सुभाष चंद्र बोस। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस छोड़कर एक नया लीग बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई जाती है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें हो गई। इसके बाद गांधी जी द्वारा एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई है, जिसको कहते हैं हरिपुरा अधिवेशन। याद रखिएगा इस बात को, हरिपुरा अधिवेशन। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, वह हरिपुरा अधिवेशन। माफ करिएगा, हरिपुरा अधिवेशन नहीं है, हरिपुरा नहीं है, बेलगांव अधिवेशन है। तो गांधी जी द्वारा, एक मिनट रुकिए, गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई है, उसे कहते हैं बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन तो रिलेटेड है आपका सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया से रिलेटेड है, जहां पर गांधी जी का इसको व्यक्तिगत रूप में ले लेते हैं और वो अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को बोस के खिलाफ उतारते हैं। ठीक है, जहां पर पट्टाभी सीतारामैया बोस से हार जाते हैं और गांधी जी कहते हैं ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, तो वहां पे एक डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की जाती है। एकमात्र अधिवेशन है जो गांधी जी द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद 1942 में हम देखेंगे, जहां पे गांधी जी द्वारा डू और डाई का नारा दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, एक मिनट रुकिए, भारत छोड़ो 1942, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किया जाता है। ठीक है, कहां पर? मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे डू और डाई का नारा गांधी जी द्वारा दिया जाता है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देख लीजिए कि ये जो आंदोलन था स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, मतलब इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इसकी शुरुआत के दिन ही, उससे पहले ही गांधी जी और महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये पूरा आंदोलन जनता द्वारा स्वतः ही किया गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है स्वतः स्फूर्त आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे गांधी जी द्वारा डू और डाई का नारा दिया जाता है, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज थी जो गांधीयन एरा से रिलेटेड थी, जहां पर हमने सारी बात की जब वो आपके अफ्रीका में थे वहां पे, और जब वो भारत में 1915 में आते हैं तो क्या क्या घटनाक्रम चलता गया है, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इतनी ही चीजें गांधीयन एरा में महत्वपूर्ण थी, इस चीज को याद